जोहार। मैं दिनेश दिनमणि फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं अपने YouTube चैनल दिनमणि क्लासेस में। आप सबका वेलकम है, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज आप लोगों की डिमांड पर, आप लोगों की मांग पर समास पर वीडियो बना रहा हूं। खोरठा के समास यानी समास में खोरठा की क्या स्थिति है, कैसे हम पहचान करें कौन सा शब्द जो बना है समासीकरण जिसका हुआ है तो किस कोटि में आता है, किस भेद के अंतर्गत आता है। इसी बात को हम लोग बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि समास क्या है, तो समास क्या है ये सामने दिख रहा होगा आपके कि दू चाहे दू से बेसी स्वतंत्र पदक मेल के समास कहल जाए, यानी दो या दो से ज्यादा स्वतंत्र पद यानी अलग अलग उसका अस्तित्व रहता है वाक्य में, भाषा में अलग अलग शब्द के रूप में जाना जाता है। वो अगर मिलकर जब एक शब्द बन जाए तो उसे समास कहते हैं। तो कभी कभी शब्दों का मेल संधि भी होता है, लेकिन शब्दों में संधि में क्या होता है कि उसमें ध्वनियों का मेल होता है, विकृति आती है ध्वनियों के मेल से। लेकिन समास में शब्द बदल सकते हैं, शब्द का स्वरूप बदल सकता है, उसका अलग अर्थ हो सकता है, और कई ऐसे बीच के शब्द होते हैं, पद होते हैं जो विलुप्त हो सकते हैं, या फिर कोई पद विलुप्त करके उसका नया कुछ रूप दे दिया जाता है। कुल मिलाकर एक शब्द बन जाता है और इसमें जोड़ घटाव तो नहीं, जोड़ तो नहीं लेकिन घटाव ही होता है, यानी कि उसमें कुछ शब्दों का, कुछ पदों का विलोपन हो जाता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि खोरठा में समास के कितने भेद माने गए हैं, और अलग अलग व्याकरण के लिखने वाले, अलग अलग खोरठा व्याकरण यानी व्याकरण लेखक, उनका क्या मत है। खास करके जिनको ज्यादा महत्व दिया जाता है खोरठा के व्याकरण के संदर्भ में, तो वैसे व्याकरण में जो समास का कंसेप्ट है वो क्या है। तो मैंने यहाँ पर अपने ढंग से समास को व्याख्यायित किया है, डिफाइन किया है। और ये जो मैंने अपने ढंग से नहीं बल्कि जो अभी मानक है, भारतीय भाषा परिषद हो, हिंदी निदेशालय हो, एनसीईआरटी हो, उसकी किताबों में समास के जो भी भेद बताए गए हैं, नई जो अवधारणा आई है, उसके अनुसार मैंने अपनी किताब आधुनिक खोरठा व्याकरण और रचना में समास को प्रस्तुत किया है। उसके संबंध में जो भी बातें हो सकती थी मैंने संक्षेप में बताया है, उसमें बहुत विस्तार नहीं दिया है। तो इस प्रकार मैं उसी को आधार मानकर और चीजों को भी बताऊंगा। तो यहां पर देख सकते हैं आप, समास किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। पद किसको कहा जाता है, तो पद कहा जाता है शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग हो तो वो पद बन जाता है। पद मतलब, पद मतलब शब्दों का जब, पद का मतलब क्या होता है, वाक्य, वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द, वाक्य में प्रयोग हुए शब्द, ये है। अब यहां पर हम देखेंगे कि यहाँ पदों का मेल होता है। जैसे गोड़ा धान, तो गोड़ा धान में क्या है, गोड़ा में उपजे वाला धान। गोड़ा मतलब टाइड, मैदान, धान मतलब तो जान ही रहे हैं। तो गोड़ा में उपजे वाला धान, तो यहाँ पर गोड़ा और धान रह गया, उपजे वाला में उपजे वाला खत्म हो गया।
ठीक है, तो विलोपन हो गया बहुत से पदों का, तो इसलिए ये समास बन गया। सीरा घर, सिराय लोके खातिर राखल चाहे सिराय लोके खातिर निर्धारित घर, छोड़ल घर चाहे सिराय लोके खातिर, मतलब जो खत्म हो गए हैं आदमी, यानी मृत्यु जिनकी हो गई है, जो हमारे बीच अब नहीं रहे, यानी खासकर अपने वंश की बात है, अपने वंश के वैसे लोगों के लिए सीरा घर कहा गया। मैंने एक घर जो निर्धारित किया गया, जिसे पूजा घर भी कहते हैं, वहां हम पितरों को याद करते हैं, उस घर में जाकर उन्हें एक पर्व होता है जितिया पर्व, उसमें भी उनके लिए प्रार्थना की जाती है, उन्हें भोजन दिया जाता है। इस तरह बहुत से वंशों में, बहुत से खानदानों में रिवाज है। तो सिरा घर, बौक टेंगी, यानी बौक मतलब बगुला, टेंगी मतलब उसके जैसी पैर वाली, यानी बगुले जैसे दुबले दुबले पैर वाली, पतले पतले पैर वाली स्त्री को बौकटेंगी कह के चिढ़ाया जाता है। पांच गुटिया, पांच जे जे खेले पांच गुटी रहे, है ना, पांच गुटी रहे तो पांच गुटिया। बेजुइत, जे जुतगर नाय है तो बेजुइत। इस तरह कई रूप में हम देखते हैं समास होते हैं। तो शब्द पदों का जो निर्माण होता है इसी प्रकार से होता है, सामासिक पदों का। समास कर मुख्य 6 भेद बतवल गेल है। अभी जो वर्तमान व्याकरणिक अवधारणा है उसमें समास को 6 भेद में ही समेट दिया गया है। ऐसे संस्कृत में 8 समास बताए गए। एके झा जी ने भी 7 समास बताए हैं। कोई और भी व्याकरण लिखने वाले हैं खोरठा में, वो 8 समास बताते हैं। बी एन होदार जी भी 7 समास बताते हैं। लेकिन आधुनिक व्याकरण पर जो विचार करें हम, यानी नई जो अवधारणा आई है व्याकरण की, उस व्याकरण में आप देखेंगे कि 6 ही समास दिए गए हैं। उन 6 समासों में ही कई समासों को समेट दिया गया है। वो है खास करके जो नए समास है, नए समास और मध्यम पदलोपी समास। मध्यम पदलोपी समास तो ये तत्पुरुष का ही भेद है, बल्कि और ये नए समास जो है उसे इसमें अव्ययी भाव में ही समेट दिया गया है, या फिर कुछ वैसे पद, सामासिक पद जो तत्पुरुष के अंतर्गत भी आ सकते हैं, उसे तत्पुरुष में रखा गया। इस प्रकार से हम देखेंगे कि समास के अभी वर्तमान में 6 ही भेद हैं। अब इसको अगर कोई कहे कि भाई एके झा के मत से चलें हम, कि आपके मत से चलें, या और जो लेखक हैं उनके मत से चलें, तो हम कहेंगे कि भाई देख लीजिए आप, आपकी मर्जी है। एके झा को ज्यादा मानक माना जा रहा है अभी तक, जबकि उन्होंने बहुत दिन पहले, आज से लगभग समझ लीजिए 40 साल पहले, 36 37 साल पहले उन्होंने ग्रामर लिखा था। उस समय जो ग्रामर संबंधी अवधारणा कंसेप्ट था उसको फॉलो किया था उन्होंने, और खासकर वे संस्कृत के जानकार थे तो संस्कृत को फॉलो किया। जबकि देखा जाए तो हर भाषा की अपनी स्थिति होती है, अपना उसका कैरेक्टर होता है, अपना चरित्र होता है। तो उस भाषा के हिसाब से ही हम हर चीज का आकलन करें, तभी उसके साथ, उस भाषा के साथ न्याय होगा। तो मैंने कोशिश की है कि खोरठा की जो स्थिति है पद निर्माण की, उसमें कितने समासों की संभावना बनती है, तो मैंने पाया कि 6 ही समास बन रहे हैं। तो इसलिए मैंने 6 ही समासों का उल्लेख किया था अपने ग्रामर में। अब इस पर अगर फिर से विचार करना हो तो फिर तर्कसम्मत कोई विचार करे, कोई आए और एक सेमिनार हो, गोष्ठी हो, उसमें अपने अपने पक्ष को रखें और विद्वानों के साथ, तो फिर देखा जाएगा। अगर लगेगा कि तर्क सम्मत है उनका विचार, समाज के और भी भेद हो जा रहे हैं, तो फिर जोड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है
मैंने 6 ही दिया है और इस पर मैं अभी कायम हूं। ठीक है, तो 68 देखिए समास के भेद कितने होते हैं। समास के खोरठक प्रचलित समासी पदगुला के यह भेद एकाधार है। एक्चुअली खोरठा में 6 समास है मैंने माने हैं, तो उसी उन्हीं भेदों के अनुसार ही मैं समास को यहाँ व्याख्यायित कर रहा हूं। तो सबसे पहला अड़सड़िया, जिसको द्वंद्व समास कहा जाता है। अड़सड़िया एके झा जी ने नाम दिया है। एके झा खोरठा के बहुत बड़े विद्वान रहे और अब वो नहीं हैं, तो उन्होंने अड़सड़िया नाम दिया था। अड़सड़िया अड़सड़ मतलब होता है एक दूसरे से कम नहीं। तो द्वंद्व में यही स्थिति होती है, द्वंद्व समास में, कि जो सामासिक पद होते हैं दोनों का समान महत्व होता है, एक दूसरे से कोई कम नहीं होते हैं, और उनके बीच जो है उसी तरह का भाव रहता है, यानी दोनों ही पद महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोनों ही पदों का जब महत्व हो, तो वैसे जब समासिक पद बन जाए वैसे दो पद, तो फिर वो इस कोटि के अंतर्गत रखे जाएंगे। जैसे माय बाप, दाल भात, हार गरु, खेत बाड़ी, घर दुआर, बेस बेकार, थोर बहुत, थेर लिखा गया, थोर बहुत, बूढ़ा बूढ़ी, झार पात, बेटा बेटी, हेंट ऊपर, हेन तेन इत्यादि, है ना। जैसे छौआ जुआन इधर हो गया है थोड़ा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर माय बाप, जब हम कहें कि हमर माय बाप एखन बाँचले हथ, तो इसका मतलब माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है, पिताजी भी जिंदा है। तो दाल भात, दाल और भात, दाल भात दुयो ले ले आन, दाल भात ले ले आन, ऐसा बोलेंगे तो दाल और भात दोनों का समान महत्व। हार गरु लेके जाओ, तो हार और गरु यहाँ दोनों ही का महत्व है, दोनों को ले जाने के बाद। खेत बाड़ी, तो और कई को खेत बाड़ी हो, तो खेत और बाड़ी दोनों की बात आ रही है। घर दुआर, घर दुआर, घर और दुआर, घर भी दरवाजा भी, दोनों का महत्व है। बेस बेकार, बेस और बेकार मतलब अच्छा भी और बुरा भी। थोर बहुत, थोड़ा और बहुत, है ना, थोड़ा भी बहुत भी। बूढ़ा बूढ़ी, झार पात, झार पात, बूढ़ा बूढ़ी, बूढ़ा और बूढ़ी। छौआ जुआन, छौआ और जुआन। बेटा बेटी, हेंट ऊपर। तो ये देखेंगे दोनों ही पद इसमें महत्वपूर्ण है, दोनों का समान महत्व है। अब इसको पहचानना बहुत कठिन नहीं है, बहुत बल्कि आसान है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो समास बना है, ये समासिक पद जो हैं, इसको अगर हम विग्रह करें, विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, विग्रह करेंगे तो माय और बाप, यानी इसके बीच में आर आ जाएगा। ये देखिए आर, दो पदक बीच में आर, चाहे बा या हेन तेन छपित रहे, चाहे बा या, ये दाल चाहे भात, हार चाहे गरु, हार और गरु, दोनों का महत्व। खेत चाहे बाड़ी, घर और दुआर, बेस चाहे बेकार, थोर चाहे बहुत, बूढ़ा चाहे माने ये या तो विभाजक हो, या फिर दोनों को समेटना वाला। दोनों ही स्थिति में दोनों का महत्व रहता है समान, इसलिए ये अड़सड़िया समास है, यानी द्वंद्व समास है। द्वंद्व का मतलब ही होता है लड़ाई, आपस में एक दूसरे को पछाड़ने का भाव। तो यहाँ पर यही है कि एक दूसरे से कोई कम नहीं है, दोनों ही जो समास ये पद हैं जो मिलकर एक पद बन गए। तो पद यहाँ समासिक पद बनाने के लिए बीच में हाइफन, जिसको लोग डैश भी कह देते हैं, डैश नहीं है, ये हाइफन है। इसे समास चिन्ह भी कहते हैं, इसलिए समास चिन्ह कहा जाता है क्योंकि ये समास बनाता है ये चिन्ह। तो ये हो गया अड़सड़िया समास। अब अड़गाही, अड़गाही समास, यहाँ पर बिंदु छूट गया है। अड़गाही समास यानी बहुव्रीहि। एक झा ने बहुव्रीहि समास को अड़गाही कहा है। अड़गाही इसलिए कि इसका जो सामान्य अर्थ है उससे टेढ़ा, उससे अलग हटके कोई दूसरा अर्थ निकलता है।
यानी सामासिक पदों का जो सामान्यतः अर्थ हो सकता है, होता है, उससे वो अलग हो जाता है। जब समास बन जाता है तो उसका अलग अर्थ हो जाता है, उसका लाक्षणिक या अर्थ, मतलब उसके लक्षण के आधार पर, या बिल्कुल लक्षण नहीं भी है तो भी वो एक अलग अर्थ में रूढ़ हो जाता है, फिक्स हो जाता है। रूढ़ हो जाना मतलब फिक्स हो जाता है। वो शब्द जो सामासिक पद है उसी अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सामान्य परिभाषा क्या है, अगही का सामान्य परिभाषा क्या है? तो वो है कि जहां दो पद मिल के दो पद से भिन्न तेसरका अर्थ के बोध करावे, यानी दो पदों का जो अर्थ है सामान्य अर्थ, उससे भिन्न होकर तीसरा कोई अन्य अर्थ का बोध करावे, और वो अर्थ लाक्षणिक का रूढ़ होवे, और वो अर्थ जो है उसके लक्षण के आधार पर होता है, और रूढ़ होता है यानी फिक्स होता है। तो ये देखिए आप, रायत चौरा, रायत चौरा, तो रायत और चौरा मतलब रायत को चोरी करने वाला, चरने वाला, ऐसे विचरण करना यहाँ पर होना, रायत चरा भी हो सकता है ना। तो रात को विचरण करने वाला, तो रात को विचरण तो कई लोग करते हैं, रात ड्यूटी वाले भी करते हैं, नाइट ड्यूटी जिनकी होती है, या फिर और भी पक्षी रात को निकलते हैं, उल्लू भी निकलती है। लेकिन क्या वो उसे रात चौरा कहते हैं? नहीं। बहादुर, यानी बहादुर किसको कहते हैं? चमगादड़। तो चमगादड़ के अर्थ में रात चौरा का प्रयोग होता है, तो इसलिए ये रूढ़ हो गया उसमें। तो रात में चरे वाला, चाहे रात में विचरण करे वाला, ओकरा कहल जा है बहादुर। तो रात में विचरण करे वाला और भी कोई हो सकता है, लेकिन नहीं, उन सब से भिन्न एक अर्थ में ये फिक्स हो गया। वो क्या है? बहादुर मतलब चमगादड़। तीन मुड़िया, अब तीन मुड़िया किसको कहा जाता है भाई? तीन मुड़ी जिसकी हो, तो तीन मुड़ी वाला वैसे तो कोई प्राणी होता नहीं है, लेकिन यहाँ तीन मुड़ी वाला किसको कहा गया? बूढ़ा को, अटूट बूढ़ा को, बहुत ज्यादा बूढ़ा जो हो जाता है। तीन मुड़ी वाला माने इतना बूढ़ा कि बैठले दुयो हाथों, मतलब घुटनों में मुड़ी मिल के तीन मुड़ी जैसन फाहम हवे, यानी जब वो उसमें बैठे वो, तो ऐसा महसूस हो कि मानो उसके तीन मुड़ी हैं। जैसे देख सकते हैं आप, मान लीजिए ये ये हाँ, ये हो गया, मोड़ी हो गया, और ये हो गया उसका घुटना, इधर भी घुटना, इधर भी घुटना। अब ये बेचारा इतना झुक गया है, बूढ़ा है ना। तो इस प्रकार से ये देखो, देखिए यहाँ पर एक मुड़ी यहाँ हो गया, एक दो मुड़ी इधर हो गया, है ना। तो तीन मुड़िया, ऐसे को तीन मुड़िया कहते हैं, यानी अटूट बूढ़ा, बहुत ज्यादा जो बूढ़ा हो गया है, कमर झुक गई है, और मुड़ी और घुटना एक पैरेलल में समानांतर में आ गए हों, बैठने पर ऐसा हो जाता है, तो उसको कहते हैं तीन मुड़िया। तो उसके लक्षण के आधार पर ये नाम आया, और ये फिक्स हो गया किसके लिए? बहुत ज्यादा बूढ़े के लिए। तो ये हो गया हमारा तीन मुड़िया। पैन सोखा, पैन सोखा, पानी को सोखने वाला। तो पानी को सोखने वाला तो सोखता कहेंगे उसको, सोखता को पंचसोखा नहीं कर सकते हैं। किसको कहेंगे? इंद्रधनुष यानी रेनबो को। पानी जोड़ सोखा, यहाँ पर देखिए, पानी और पानी को सोखने वाला, तो पंचसोखा इंद्रधनुष को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि माना जाता है कि इंद्रधनुष जब उगे तो पानी उस समय इसके बाद छूटने वाला है, या फिर कुछ दिन पानी नहीं आने वाला है, इस तरह की धारणा है। भले वो कितना सही है, प्रामाणिक है, कितना वैज्ञानिक है, ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये धारणा है, उसी के अनुसार ये पैनसोखा शब्द का निर्माण हुआ। खैट कटौना, खैट खैट कटौना मतलब खटिया, खैट मतलब खटिया, कटौना मतलब जिसका कट गया हो, खटिया कट गया हो। एक गाली, एक प्रकार की गाली हो जाती है खटिया कटौना। खटिया, जिसका खटिया कट गया हो,
ये इसका सामान्य अर्थ है। तो खटिया किसी का भी कट सकता है, किसी कारण से कोई काट दिया हो या टूट गया हो, है ना। जकर खटिया कटाई गेल है माने मरल, लेकिन मरे हुए आदमी को खटिया कटौना नाम से गाली दी जाती है, माने किसी को गाली देकर ये कहा जाता है तुम मर गए हो या चाहे मर जाओ तुम, इस तरह का भाव रहता है। तो ये खटिया कटौना एक सामान्य अर्थ उसका खटी का कटना है, लेकिन खास अर्थ में क्या है, एक गाली है। खपर पोड़ा, खपर मतलब है खपरे, जो खापर होता है हम लोगों का, ये भूंजा वूंजा भूनने के लिए, जैसे मूढ़ी है, चना है, चूड़ा है, ये सब भूंजा जाता है, हमारे जो पारंपरिक साधन है इस तरह के भूंजा बनाने का, उसमें मिट्टी का जो घड़ा होता है उसे फोड़कर बनाया जाता है। तो उस, या फिर तवा जो होता है, तवा में ढक्कन डाब कर, उसमें घोल डालकर ढक्कन डाब कर बनाया जाता है। तो खपर पोड़ा एक किस्म का पीठा हो गया। खपर में तो बहुत कुछ पोड़ाया जाता है, जैसे मूढ़ी भी भूंजा जाता है, और भी चीजें, जैसे खपरा में चलाकर कुछ दवाई बना जाती है, कुछ निंछा छोरी भी किया जाता है। तो सबको खपर पोड़ा नहीं कर सकते हैं। किसको कहते हैं, एक खास किस्म के पीठा, यानी जिसको हम लोग पनरिस्का भी बोलते हैं, कोई कोई कहते हैं गौरगौरवा भी कहीं कहीं कहा जाता है, कहीं तुमली छता पिठा भी कहा जाता है, यानी जस्ट लाइक इडली, झारखंडी इडली जो है वो बनाया जाता है तो खपरे में। तो इसलिए वो खास अर्थ में खबर पड़ा जो है ना, खास अर्थ में फिक्स हो गया। उसी तरह देखिए पेट मधुआ, है ना, पेट और मधुआ, पेट का माधो, है ना, पेट का माधो। तो पेट का माधो का मतलब क्या हुआ, एक तरफ पेट है दूसरी तरफ माधो है, ये दोनों सामान्य अर्थ। माधव मतलब मान लीजिए कोई नाम है, ये कृष्ण को भी माधव कहा जाता है ना? तो पेट और माधव, है ना, दोनों मिलकर पेट मधुआ हो गया। तो काम में फांकी यार, फांकी मार, मकीन खाए में वीर, है ना। काम करने में फांकी मार है वो, लेकिन खाने में वीर, उसको कहा जाता है पेट मधुआ, है ना। पेट मधुआ भी उस तरह बहुब्रीहि समास हो गया, यानी अड़गही समास। पांच काना, पांच काना मैंने पंक्ति में जो काना है ना, पंक्ति में जो काना है, तो किसी पंक्ति में कोई काना बैठा है उसके लिए पैंतकाना शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। पैंतकाना का मतलब हो गया छीन भेद करे, यानी इस तरह छीन भेद करे, लेकिन एक ही पंक्ति में जो बैठा गया हुआ है और उसको उसके साथ मैंने भेदभाव किया गया, उसे कम दिया गया, चाहे उसे महत्व कम दिया गया, है ना। मान लीजिए कहीं पर कोई किसी को परिचय करा रहा है, तो सामने सभी लोग हैं, एक का परिचय नहीं कराया बाकी सबका कराया, तो पैंतकाना हो गया। एक जगह बैठकर कोई खा रहे हैं और बांटने वाला जो है, परोसने वाला, उसे उपेक्षा किया, किसी को ज्यादा दिया, किसी उसको कम दिया, या कोई चीज दिया ही नहीं, तो पैंतकाना हो जाता है ना। इस प्रकार से ये हो गया हरदी पानी। हरदी और पानी दो अलग अलग पद हैं, यहाँ पर एक हो गया हरदी पानी। अब इसका मतलब खास हो जाता है फिर, हरदी पानी बियाह के लेल सदर लड़की देखे नेग। शादी ब्याह के लिए जब सदर मतलब सबके सामने, सबको लेकर समाज के सामने लड़की देखी जाती है, तो उसे हरदी पानी कहा जाता है। हरदी पानी करल गेल रही, हरदी पानी करले गेल रहिए। इसी तरह पेछवाड़ी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, इस समास से दूसरा पद प्रधान हुए। इस समास में क्या होता है, पिछला वाला पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, उसकी अहमियत रहती है, अर्थ उसी पर निर्भर है, यानी वही अर्थ देता है, बाकी उसका विशेषीकरण है। तो पेशवाड़ी समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि बीच के जो पद हैं वो कारक के पद होते हैं, कारक के चिन्ह होते हैं, कारक के की विभक्तियां होती हैं, उसको छपित, ये समास के रूप कारक एक विभक्ति के छपित यानी लोप करके बनो है। कर्म ले अधिकरण कारक के भेद के अनुसार एक 6 भेद हुआ है। तो जब कारक के
चिन्हों विभक्तियों को विलुप्त करके बनाया जाता है ये, तो इसलिए इसके कारक के अनुसार 6 भेद हो जाते हैं। तो इन भेदों को हम लोग जान सकते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष में क्या हो जाता है कि काट के खोदे वाला, लकड़ी को खोदने वाला, तो यहाँ पर को चिन्ह का के यहाँ पर हो गया खोरठा में, ये कर्म कारक का चिन्ह के होता है ना, ये के, और यहाँ पर देखिए हिंदी में को होता है, तो उसको लोप कर दिया, क्या हो गया काट खोदवा, है ना, हड़ तोड़वा, है ना, हाड़ को तोड़ने वाला, है ना, हाड़ को तोड़ने वाला। जैसे कटखोदवा तो ऐसे बहुब्रीहि समास में भी आ सकता है ये, क्योंकि खास करके काट को सभी को खोदने वाले कटखोदवा नहीं कहते हैं, एक खास किस्म की चिड़िया है। अगर इस अर्थ में व्यवहार हो तो उसको क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास, है ना, कटखोदवा को, कटफोड़वा, कटखोदवा, हाड़ तोड़वा, हाड़ के तोड़ के काम करवैया, है ना, तो यहाँ पर हड़ तोड़वा हो गया कर्म तत्पुरुष। भात खौका, भात के खवैया, भात को खाने वाला, है ना, तो को देखिए को का विलुप्त हो रहा है, यहाँ भी को का विलुप्त हो गया। सरग बिंधा, सरग के बिंधे वाला, आकाश को छेद करने वाला, है ना, तो यहाँ सरग बिंधा हालांकि यहाँ कर्म तत्पुरुष में है, लेकिन ये जो है ना अन्यार्थ में व्यवहार हो जाता है, इसलिए इसे भी बहुब्रीहि में डाल सकते हैं हम, है ना? बहुब्रीहि में इसे डाल, सरग बिंधा, सरग को तो कोई बींध नहीं सकता है, लेकिन सरग बिंधा का मतलब होता है बहुत ही बड़ी अविश्वसनीय बात करना, तो इसलिए ये बहुब्रीहि समास का ही पठतर होगा। हालांकि ये कर्म तत्पुरुष की तरह यहाँ पर को का लोप होता है। मट कटुआ, अगर इस शब्द का सरग विधा का अगर हम व्यवहार करें, मान लीजिए कोई तीर चलाता है आकाश की तरफ, तो बहुत दूर तक जाता है, तो बोलेंगे सरग, उस सरग विधा कान मार ले, यानी तीर मार ले, तो फिर हो जाएगा वो तो कर्म तत्पुरुष। शायद मैंने इसी सेंस में यहाँ पर दिया था। मट कटुआ, माटी के कटवैया, तो यहाँ पर के विलुप्त हुआ। पानी भरवैया, पानी भरवैया, पानी भरवैया, भरवा मतलब पानी को भरने वाला, तो वहां भी के का विलुप्त हुआ। स्वांग, सवांग सचा, सवांग मतलब अपनी ताकत को सचना मतलब बचा के रखना वाला, मतलब मेहनत नहीं करने वाला, तो उसको कोरिया कहते हैं, सवांग सचा को। इस प्रकार ये हो गए कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, कर्म का क्या है से, है ना, जैसे हाथ लिखा, हाथ से लिखल, ढेंकी कूटा, ढेंकी से कूटल, कल कूटा, कल यानी मशीन से कूटल, कट घोड़ा, काट से बनल घोड़ा, गुड़ पीठा, गुड़ से बनल पीठा, रस खेपा, रस मतलब प्रेम रस से पागल भेल, है ना, इस तरह के शब्द हो जाएंगे करण तत्पुरुष में, है ना। संप्रदान तत्पुरुष, सिरा घर, सिरा लौके घर, मर घटी, मरल लौके खातिर घाट, पैन घाटा, पानी खातिर घाट, तो यहाँ पर देखिए प्रयोजन वाला जो है खातिर, ये सब का लेल, ये सब का विलुप्त हो रहा है ना, तो इसलिए ये हो गया संप्रदान। आपादान में क्या हो जाएगा, आपादान में का क्या होता है कि जब छिनगाव अलगाव हो जाता है तो वैसे में आपादान होता है। जन बिदरा, जनी से छोड़ल मरद, है ना। अलग डीहा, डी से अलग, है ना, इसमें क्या होता है अलगाव बिलगाव वाला बोध होता है, तो उसमें ले से का जो व्यवहार होता है, ऐसे ले हमारे खोरठा में आपादन कारक का चिन्ह है, हिंदी में से का व्यवहार होता है। आजकल हिंदी के अनुकरण से खोरठा में भी से का व्यवहार करने लगे हैं लोग। तो जो भी हो, जैसे डायर छड़ा, डायर चाहे डाली से छूटल, है ना, डाली से छूटा, है ना। डहर छड़ा, डहर से छूटल। गोंठ छिनगा, गोंठ ले अलग भेल, अलगा भेल, समूह से अलग हुआ। तो इस तरह के जो सामासिक पद हैं वो आपादान तत्पुरुष में आएंगे। वैसे ही संबंध तत्पुरुष, एक में संबंध कारक की विभक्ति, जो हमारे संबंध कारक की विभक्ति क्या है, क है, र है, न है, कर है, केर है, इस तरह के जो जो संज्ञा के बीच में जो संबंध, सर्वनाम में नहीं होता है, संज्ञा में ही। सोन पेटारी, सोना का पेटारी मतलब सोना का बक्सा। वैसे सत बेटा, सैतीन का बेटा, सैतीन एक बेटा, है ना। माय दुलारी, माय एक दुलारी, तो क देखिए यहाँ पर, यहाँ पर क, ये सब क्या है, ये सब सारे के सारे ये संबंध कारक के चिन्ह हैं, विभक्ति चिन्ह हैं, तो उनका लोप हो गया, माय दुलारी हो गया, सैतीन बेटा हो गया, सोन पेटारी हो गया, तो यहाँ पर भी समास बना और वो ये हो गया संबंध तत्पुरुष।
अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक के चिन्हों को लुप्त करके, विलुप्त करके जब बनाया जाता है समास, तो वो अधिकरण तत्पुरुष है। तो गाछ पक्का माने गाछ में पका हुआ, गाछ में गाछे पाकल, गाछ पक्का चाहे गाछ पक्कू, कहीं कहीं गाछ पक्कू भी कहा जाता है। पैन कौआ, पानी रवैया कौआ, पानी में रहने वाला कौआ, तो पैन कौआ है ना। गोड़ा धान, गोड़ा में उपजे वाला धान, गोड़ा धान। गोड़ा में, तो में का विलुप्त हुआ। पानी में रहवैया कौआ, तो में का विलुप्त हुआ। गाछ पका, गाछ में चाहे गाछे, ये जो है ये हमारा चिन्ह है, हमारा विभक्ति है। घर घुसड़ा, घरे ढुकल रहवैया, घरे में, यहाँ पर में का लोप हो रहा है ना। टाण खेती, टाणे उपजे वाला खेती है ना, तो टाणे, तो यहाँ पर ए लगा, क्या है, अधिकरण कारक का चिन्ह है। बोन बारहा, बोने रहोइया बारहा, मतलब जंगल का सुअर है ना। तो इस प्रकार ये देख रहे हैं कि अ, अधिकरण तत्पुरुष समास के 6 उपभेद हो जाते हैं, और सारे के सारे उपभेद कारक के आधार पर हैं। कारक में से कर्ता कारक का समास नहीं बनता है, और संबोधन कारक तो खैर है ही नहीं, संबोधन कारक का भी नहीं बनता है। तो कुल मिलाकर 6 कारक बचते हैं। उन 6 कारकों के अलग अलग उपभेद, तत्पुरुष के उपभेद हो जाते हैं उसके अनुसार। यानी जिस समास में जिस कारक के चिन्ह का लोप करके निर्माण हुआ है समास का, उस पद का, तो उसी के अनुसार उस कोटि में उसको रखा जाता है। तो ये हम लोगों ने जाना 3 समासों के बारे में। तो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में, चूंकि लंबा हो जाएगा ये वीडियो, इसलिए अगले वीडियो हम लोग जानेंगे बाकी जो 3 समास हैं, या फिर चौथा की जो लोग संभावना, या चौथे के बारे में जो चर्चा करते हैं लोग, उल्लेख करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग स्पष्टतः जानेंगे। और समास को लेकर किसी तरह का कन्फ्यूजन आपको नहीं हो, इसकी मैं कोशिश करूंगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट होगा, गुजारिश होगी, अनुरोध होगा, आग्रह होगा, नेहोर होगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लें, और कर लिए हैं तो आप और दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करके इस मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो परिश्रम कर रहा हूँ आपके लिए, उसका लाभ उन्हें भी मिले, अधिक से अधिक लोगों तक मिले, ये मैं कहना चाहूँगा। और लाइक कमेंट भी करें कि आपको क्या कैसा लगा। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो अधिक से अधिक लाइक कमेंट करें, और बताएं कि आपको कैसा लगा। नहीं अच्छा लगा तो कहाँ अच्छा नहीं लगा, उससे मैं सुधार करूंगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने बहुत बढ़िया बताया सो। तो आप उसी के हिसाब से आप अपना कमेंट करेंगे और लाइक शेयर करेंगे। तो आपको फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जोहार।